अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है, y dx ओवर dy माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, और साथ है कि इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इनिशियल कंडीशन के बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखे थे। अगर अपने बेटा आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, रिक्वेस्ट है। और दूसरे से ज़्यादा शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मेरी वजह से, आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना अच्छी बात है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, अंडरस्टैंडेबल होती हैं, और आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकें। ओके जी, बात करते हैं हमने क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम लोगों ने dx ओवर dy का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे y को हम लोगों ने 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को 1 से डिवाइड करवा देंगे। यहाँ रह जाएगा dx ओवर dy माइनस एक्स ओवर वाई बन जाएगा इज इक्वल टू 2y स्क्वायर ओवर वाई बाई से कट के आपके पास सिंपल 2y रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करना होता है, इंटीग्रल फैक्टर सेलेक्ट करना होता है। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन, और सिंपल यहाँ पे जो x के साथ यहाँ टर्म पड़ी होगी वो हम लोगों ने यहाँ लिख लेनी है और उसको dy के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना है। पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे तो उसके अंदर कुछ इंटीग्रल फैक्टर इस तरह से होता था, वहाँ हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होती थी ना, dy और dx में होती थी, मतलब y डिपेंडेंट होता था और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। यहाँ हमारे पास कुछ केस उससे उलट हो गया है। यहाँ इस केस में हमारे पास आ गया dx ओवर dy। प्रोसेस सेम है, वैसे ही चलेगा, जस्ट इस दफ़ा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल x बन जाएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y बन जाएगा। और हम लोगों ने हमेशा इंटीग्रल फैक्टर की जो पावर में लेके जाना होता है, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पड़ा हुआ कोएफिशिएंट लेके जाना होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो इसके से हम लोग -1 ओवर y को लेके जाएंगे और dy के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। पहले यहाँ पे y होता था तो हम लोग यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देते तो वो फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं क्लियर तो आप लोगों ने मेरी इस प्लेलिस्ट में जाना है और इसके स्टार्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से देखना है, ताकि वो चीज़ें आप लोगों को ये कंफ्यूज ना कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, जब हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करने के, तो 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन ln ऑफ वाई होती है, माइनस ऑलरेडी इसके साथ है। लॉ की प्रॉपर्टी ये कहती है इसका स्टार्ट का जो कोफिशिएंट होता है उसको वेरिएबल की पावर में ले जाता है, तो ये -1 बन जाएगी और ये और ln आपस में कैंसिल होकर वाई की पावर -1 सिंप्लीफाई होकर जाएगा। मजीद इसकी पावर का नेगेटिव पॉजिटिव बनाने का डिनोमिनेटर मिलेगा, 1 ओवर वाई लिख दिया। अब हम लोगों को फॉर्मूला लिखना होता है इंटीग्रेशन डी, और साथ आ जाता है इंटीग्रल डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इस दफ़ा हमारे पास ऊपर जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है एक्स है, तो एक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे इंटीग्रल फैक्टर से, इक्वल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे। साथ आ जाएगा हम लोगों को फंक्शन जो इक्वल के राइट साइड पे पड़ा होता है वो हमारे पास 2 है, और साथ इंटीग्रल फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाया, साथ आ जाएगा डी वाई से कैंसिल होकर आपके पास 2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले जाएंगे। इंटीग्रेशन सिंपल 1 की बच जाएगी। 1 की इंटीग्रेशन से वो वेरिएबल जनरेट होता है जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y आ जाएगा तो बन जाएगा 2y प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। यहाँ से डी इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर ये टर्म एज इट इज नीचे हम लोगों ने लिख दी, ये x ओवर y बन जाएगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड हो रहा है इससे। अब हम लोगों ने सिंपल x इस साइड पर रहने बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y को जाकर दूसरे साइड पर मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर आने के बाद हम लोगों ने निकालनी होती है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मेरे बेटा आप लोगों के पास कुछ इस तरह से गिवन है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, मतलब y को वैल्यू को हम लोगों ने ये जो इक्वल के इस साइड पे वैल्यू होती है उसको जगह इंसर्ट करना होता है, और ये जो 1 इंडिकेट कर रहा होता है जो आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा था उसकी जगह ये पुट करनी है। तो हमारे पास y ऑफ 1 इज इक्वल 5 है, मतलब ये वाली वैल्यू हम लोगों ने x की जगह पुट करनी है और ये वाली वैल्यू हम लोगों ने y की जगह पुट करनी है। हम लोगों ने वैल्यूज लिख दी हैं। अब हम लोगों ने क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह 5 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो c की वैल्यू बचेगी वो -49 और 5 बचेगी। यही वैल्यू हम लोगों ने जो इनिशियल कंडीशन से आई है c की, वो हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की जगह c की जगह जाके क्या कर दिया, पुट कर दिया, और हमारे पास आंसर आ गया। अब माइनस आप कहेंगे कैसे आएगा, क्योंकि c की वैल्यू के साथ माइनस आया था, तो ये वाला प्लस इसलिए माइनस में चेंज हो गया, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में बेटा कुछ इस तरह से गिवन है, एल डी आई ओवर डी टी प्लस आर आई इज इक्वल टू ई, और साथ हमारे पास इनिशियल कंडीशन है जी आई ऑफ 0 इज इक्वल टू आई नॉट। कंडीशन की तरफ बाद में आते हैं, पहले तो क्वेश्चन पे फोकस करें आप लोग। इस दफ़ा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। ये जो एल आर और ई है ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे, ये अपने पास लिख के रख लें, इनको एज अ वेरिएबल कंसीडर नहीं करना आपने। वेरिएबल सिर्फ इस वक्त हमारे पास 2 ही हैं, आई और टी। ठीक है, डिपेंडेंट हमारे पास आई होगा और इंडिपेंडेंट हमारे पास टी होगा। सबसे पहले तो इसके साथ इक्वेशन 1 बनाना है, तो एल से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया है। देन हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना है, ई की पावर में इंटीग्रेशन आर ओवर एल देंगे, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल आई है और उसके साथ पड़ा हुआ कोफिशिएंट हम लोग यहाँ लिखते हैं और उसको डी टी के रिस्पेक्ट से क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से फिर बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आर ओवर एल एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे, बाहर आ जाएंगे, और सिंपल 1 की जो इंटीग्रेशन टी की रिस्पेक्ट से टी जनरेट कर देगा, तो आर ओवर एल टी ई की पावर में आ जाएगा।
फॉर्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन डी और साथ आ जाएगा हम लोगों को डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे पास आई है उसको इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है, इक्वल का साइन आ जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन लिखना होता है जो इक्वल किस साइड राइट साइड पे पड़ा होता है ई और एल है, और साथ हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देना है और डी टी के स्पेस से इंटीग्रेट करना है। ये वाली साइड तो बड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, डी और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर आपके पास ये टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी। इस साइड को सॉल्व करते हैं, ई ओवर एल एज अ कॉन्स्टेंट रीड करते हो बाय ले जाना आपने, और एक्सपोनेंट फंक्शन को हम लोगों ने क्या करना है इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे मेरे बेटा एक बात याद रखिएगा, हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपके पास स्टार्ट आ रहा है ना यहाँ पे आप लोग को सिंप्लीफाई करना हो सकता हो अगर इस चीज़ को, तो आप लोगों ने ज़रूर करना है, ठीक है। ई ओवर एल हमारे पास बाहर आ जाएगा और ई की पावर में आर ओवर एल और टी आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने एल ओवर आर और आर ओवर एल से क्या करवा दिया मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जिस चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी चीज़ से हम लोगों ने डिवाइड भी कराना होता है, ये बात आप लोगों ने माइंड में सेट कर लेनी है, ठीक है। क्या आप कहेंगे कि हम लोगों ने कैसे पता चला कि एल ओवर आर लिखना है, तो ई की पावर में देखें आर ओवर एल और साथ आ रहा है टी आ रहा है, तो अगर हम लोग इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो टी का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, मतलब बचेगा आर ओवर एल। तो हमने इसके साथ इसका डेरिवेटिव आर ओवर एल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, आर ओवर एल से मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइड भी करवाया। डिवाइड कराते हुए मैंने इसको रेसिप्रोक करके लिखा और कुछ भी नहीं किया, ठीक हो गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हुए एल एल से एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा ई ओवर आर, और ये वो जो आर ओवर एल है ना ये हमने इसके फंक्शन और उसके पावर के डेरिवेटिव बनाते हुए साथ हम लोगों ने क्या कर लेना यूज़ कर लेना है। जब इसके साथ पड़ा फंक्शन उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो हम लोगों ने क्या करना है उसको, ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन है होता है ना ये एज इट इज आंसर में आ जाता है, ठीक है। ई की पावर आर ओवर एल टी प्लस आ जाएगा सी। ये सिर्फ इस केस में, अब आप लोग हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करने बैठ जाएगा, ये इस केस में हम लोगों ने सिर्फ इसके क्वेश्चन है जो हाँ सिंपल ई की पावर में एक्स पड़ा होगा ना वहाँ ये केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज सिंपल एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, वो ऑब्वियस बात है उसके सामने पड़ा होता है। यहाँ पे सिर्फ इसके कॉन्स्टेंट टाइप चीज़ आ गई ना आर ओवर एल 2/3 इस तरह से कुछ, तो फिर हम लोगों ने ऐसे केस में जाना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, आई हमारे पर डिपेंड वेरिएबल इधर रहने देंगे, ई की पावर आर ओवर एल टी को इस साइड पे जाके डिवाइड करवा देंगे दोनों टर्म्स के नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, इसके एक्सपोनेंट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है ये एज इट इज आ गई, बिकॉज इसके पावर का डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जब डिवाइड किया सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। जब ये फॉर्म बन जाएगी तो हम लोगों ने लगानी इनिशियल कंडीशन, ये लिखी हुई है आई ऑफ 0 इज इक्वल टू आई नोट, मतलब आई की जगह हम लोगों ने पुट क्या करना है आई नोट पुट करना है, और ये जो हमारे पास दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल टी आ रहा है टी की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो आप लोगों ने मेरी तरह इसी तरह अपने पास स्पेसिफाई करके रख लेना है कि आई की जगह क्या पुट कर रहे हो टी की जगह क्या पुट कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए ये वाला तो एज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे तो कोई इनिशियल कंडीशन यूज़ नहीं होगी। आई की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे जी आई नोट पुट कर देंगे, सी एज इट इज रहेगा, टी की जगह 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 से 1 बन जाएगा, सिंपल सी रह जाएगा। तो हम लोगों ने सी की वैल्यू फाइंड करते हुए क्या करना है कि ई रेज़ टू पावर आर इस तरफ ऐड और दूसरी तरफ जा माइनस करवा देना है। अब ये एज अ जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म को मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ई ओवर आर को कैसे सिंप्लीफाई करें, तो हम लोगों ने यही पकड़ के सी की जगह हम लोगों को जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बना होगा वो सी की जगह जाके पुट कर देना और हमारे पास फाइनल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर डिफरेंशियल क्वेश्चन मेरे बेटा कुछ इस तरह से गिवन है, डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू के, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना, और के टाइम टी माइनस टी एम लिखा हुआ और साथ इनिशियल कंडीशन है कि टी ऑफ 0 इज इक्वल टू टी नॉट। और मैंने आप लोगों के पास हिंट के तौर पे लिख लिया और आप लोग भी अपने पास लिख लें कि ये जो आपके पास के और टी एम और टी नॉट है इनको हम लोगों ने क्या कंसिडर करना है एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, ठीक हो गया, इन तीनों को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। अच्छा जी, जब इन तीनों को हम लोगों ने के टी एम और टी नोट को कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये बात माइंड में रखनी है, ठीक है। अब क्या होगा, डी ओवर डी टी इधर रहने देंगे, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले आप देखें, कैपिटल टी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्मॉल टी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब कैपिटल टी वाली टर्म को हम लोगों ने इस साइड पे लेके ना डेरिवेटिव वाले के साथ, और दूसरा हमारे पास जो टी एम वगैरह हो गया वो दूसरी साइड पे रहना, मतलब के और ये जो कैपिटल टी है ना ये इस साइड पे ऐड हो रहा है, इस साइड पे आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये वाली चीज़ एज इट इज लिख देंगे। क्यों लिखी है, क्योंकि हम लोग को जब इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना होता है तो उसकी इंटीग्रेशन यहाँ जो फंक्शन लिखना हो सिंपल टी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यहाँ जो कोफिशिएंट होता है वो लिखना होता है। तो यहाँ टी डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसलिए हम लोगों ने माइनस के और साथ आ जाएगा डी टी आ जाएगा। माइनस के को हम लोगों ने क्या ट्रीट करना है, कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, और टी का डी टी के रिस्पेक्ट 1 का जो हम लोग को इंटीग्रेशन करेंगे ना डी टी के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ टी क्या हो जाएगा जनरेट हो जाएगा। मैंने चीज़ बहुत दफ़ा रिपीट की है कि वो सिंपल 1 का जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेते हैं जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो वेरिएबल जनरेट होता है। यहाँ पे फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन डी
डिपेंडेंट वेरिएबल टी मल्टीप्लाई इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इक्वल के राइट साइड पे जो फंक्शन होता है उसको लिख देते हैं और साथ इंटीग्रल फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है, साथ आ जाएगा डी टी। ये तो डी और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी। यहाँ क्या करेंगे, टी एम को हम लोगों ने एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, बाय ले लेंगे ई रेज़ टू पावर माइनस के टी, और माइनस के को साथ हम लोगों ने क्यों लिखा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये भी एज अ कॉन्स्टेंट तो हमने बाहर क्यों लिखा। यहाँ भी हम लोग वो रूल यूज़ करने लगे जो हम लोगों ने पहले भी किया था कि अगर सिंपल ई की पावर टी होती तो फिर तो ये चीज़ हम लोग को करने की जरूरत है। अब सिंपल टी के साथ हमारे को कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर का डेरिवेटिव इसके साथ बनाना है। तो सिंपल माइनस के टी का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, माइनस के एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, डी ओवर डी टी जब हम लोग टी पे अप्लाई करेंगे तो टी और टी अगर सेम हो जाए तो 1 हो जाएगा, मतलब माइनस के बचेगा। फंक्शन और उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ पड़ा होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आंसर में लिख देते हैं और साथ आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। कैपिटल टी इधर रहने देंगे, वेरिएस पर माइनस के टी को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करवा देंगे और हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये टर्म बचेगी। अब लगाएंगे अपनी इनिशियल कंडीशन टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू टी नोट। अब आप लोगों की चीज़ अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। कैपिटल टी की जगह हम लोगों ने टी नोट पुट करना है और ये वाला स्मॉल टी की जगह हम लोगों ने जीरो पुट करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना अपने पास, और इस पूरी इक्वेशन में कैपिटल टी की जगह क्या पुट करना है, टी नोट, और यहाँ पे टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर 0 1 बन जाएगी, सी रह जाएगा। टी एम टी नोट उस तरफ लेके जाएंगे तो टी एम मतलब सी की वैल्यू हमारे पास टी नोट माइनस टी एम बन जाएगी, और इसको हम लोगों ने सिंपल इस सी की जगह जाकर क्या कर देना, पुट कर देना। यही हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है, एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 1, और साथ इनिशियल कंडीशन है कि वाई ऑफ एन इज इक्वल टू 8। सबसे पहले इस एक्स को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को एक्स पे डिवाइड करवाया, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया। तो हम लोगों ने इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना है, ई की पावर में इंटीग्रेशन वाई के साथ पड़ा हुआ कोएफिशिएंट हम लोगों ने उठाना है और इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। यहाँ से क्या होगा, 1/x की इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ x, ln और ये आपस में कैंसिल होकर आपका बस सिंपल x आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन डी वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रल फैक्टर, वाई क्यों लिखा है बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y है यहाँ पे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे फंक्शन होता है जो राइट साइड पे मौजूद होता है उसको से इंटीग्रल फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाया, डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, ये x 4x से मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी होगा, यहाँ से x से कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, ये बन जाएगा 4x। यहाँ से डी और इंटीग्रेशन कैंसिल होकर ये टर्म एज ए सिंप्लीफाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इस पे अलग अप्लाई करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन से एक्सटेंड रेट हो जाएगा, 4x से 4 एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, x की पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड करवा देंगे, 2 क्या हो जाएगा 4 2x स्क्वायर प्लस x प्लस c, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यहाँ से इस x को इस साइड पे मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर सारी टर्म के नीचे डिवाइड करवा देंगे, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। बात करते हैं अपनी इनिशियल कंडीशन की, वो थी y1 इज इक्वल टू 8, मतलब y की जगह हम लोगों ने 8 पुट करना है और जब डिपेंडेंट वेरिएबल x है उसकी जगह हम लोगों ने 1 पुट करना है। तो इस तरह मैंने अपने पास मेंशन कर लिया और इस इक्वेशन में जाकर पुट कर दिया। c की वैल्यू आई 5, तो मैंने जैसे c की जगह जाके इस 5 को पुट किया और मेरे पास फाइनल आंसर ये बन गया है। होप कि ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। देखिए मैं बार बार यही चीज़ सिखाती हूँ आप लोगों को। वीडियो को एक तो पहली बात कंप्लीट वॉच किया करें और दूसरी बात ये कि अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हर क्वेश्चन को या जितने क्वेश्चन समझे उनमें से एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन को दोबारा बाद में खुद किया करें, और जब आप लोगों से वो फुल कॉन्फिडेंटली सोल्व हो जाता है इसका मतलब वाकई आपने कुछ लर्न नहीं किया। और कमेंट सेक्शन में ऐसी चीज़ों को ज़रूर शेयर किया करें कि अगर आप लोगों को कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया और कुछ समझ आ गया और आप लोगों ने कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लिया हो।